Hello everyone, welcome to Unlock Science. Myself Anas Khan and I am your physics expert. So I again welcome you back to this NTSC Crackle series, and the chapter which we are going to discuss today is gravitation. So gravitation is a very important chapter और इसमें कुछ topics हैं जिस पर सवाल आपके हर साल NTSC में आते ही आते हैं. So the first topic which we are going to discuss today is your universal law of gravitation. तो इसका आपको बेसिक सा नॉलेज आपको होगा कि सपोज आपके पास अगर दो मासेस हैं m1 m2 के और इनके बीच का सेपरेशन कुछ r है तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इनके बीच में होती है दैट इज g m1 m2 बाय r स्क्वायर होती है. यहाँ पे जो g की वैल्यू है दैट इज 6.67 10 रेज टू माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg माइनस 2. तो आइए जरा हम लोग देखते हैं कुछ सवाल इसके ऊपर, इस फॉर्मूले बेस्ड कुछ सवाल हम लोग आपके डिस्कस करते हैं. तो पहला क्वेश्चन बड़ा आसान सा दिया हुआ है कि आपको एक मास दिया है 50 केजी का और दूसरा मास दिया है आपको वो भी 50 केजी का दिया है और इनके बीच का सेपरेशन आपको दिया है 0.5 मीटर दिया हुआ है. तो पूछता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन देम. सो व्हाट इज F? F is g m1 m2 by r square. So on putting the value 6.67 10 raised to minus 11 50 into 50 अपॉन सेपरेशन का स्क्वायर दैट इज 0.5 का होल स्क्वायर. तो क्या बन जाएगा 6.67 50 into 50 इज 2500 into 10 raised to minus 11 और 0.5 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 0.25. तो अगर इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या बन जाएगा 6.67 2500 इंटू 10 रेज टू माइनस 11. नीचे का आप डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर आपका 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 25 को इससे कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 100. तो इसलिए भी 6.67 इंटू यहाँ पे क्या है 4 आपके जीरो है 1 2 3 4 तो ये बन गया 10 रेज टू 4 इंटू 10 रेज टू माइनस 11. So F will be equal to 6.67 10 raised to minus 7 Newton. So the force between two masses, both of 50 kg, have a force of attraction between them as a value of 6.67 into 10 raised to minus 7 Newton. आइए इसमें एक और सवाल देखते हैं जो खासकर आपके एनटीएससी में पूछा जाता है. तो इसने ये बोला है कि दो मासेस हैं यहाँ पे. इसने बोला एक m1 है एक m2 है, इनके बीच में कुछ सेपरेशन r है और कहता है जो इनके बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू F दी हुई है. तो F की वैल्यू क्या होगी g m1 m2 बाय r स्क्वायर. नाउ इट सेज दैट कि अगर इफ सेपरेशन इज रिड्यूस टू हाफ तो पूछता है नया फोर्स का वैल्यू क्या होगा. मतलब क्या हुआ है अब जो मासेस हैं इनके बीच का सेपरेशन शुरू से आधा कर दिया. मतलब अब सेपरेशन कितना हो गया है r/2 हो गया है. सो लेट द न्यू फोर्स बी F डैश. तो F डैश क्या बन जाएगा g m1 m2 बाय नया सेपरेशन क्या है r/2 का स्क्वायर. तो ये बन जाएगा g m1 m2 बाय r स्क्वायर बाय 4. तो ये आपका 4 ऊपर आ जाएगा 4 टाइम्स g m1 m2 बाय r स्क्वायर और g m1 m2 बाय r स्क्वायर क्या है इट इज F. Therefore F dash is 4 times F. तो इससे क्या समझ में आया कि जब हमारा सेपरेशन शुरू इनिशियल से आधा हो गया है तो हमारा फोर्स जो है वो 4 टाइम्स बढ़ चुका है आपका. तो यू कैन सी F dash is 4 times F. दैट मींस आपका फोर्स जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज कर गया है.
बी पार्ट पूछता है आपसे कि इफ वन ऑफ द मास इज डबल्ड, मतलब कहता है या तो m1 की नई वैल्यू, सपोज m1 डैश है, उसको 2m1 कर दिया और m2 को हमने ट्वाइस ऑफ m2 कर दिया है, मतलब कोई भी एक मास जो है वो अपनी इनिशियल वैल्यू से डबल हो गया है। सो f डैश का फॉर्मूला क्या होगा, g m1 डैश m2 डैश, सेपरेशन तो आपका चेंज नहीं हुआ तो वो r स्क्वायर ही रहेगा। तो अगर कंडीशन लेते हैं कि इफ m1 डैश इज मेड डबल्ड और m2 डैश में कोई चेंज नहीं आया है, वो m2 ही है, तो आपका नया फोर्स क्या होगा, g 2m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। तो 2 बाहर ले लिए, अंदर क्या बन जाएगा, g m1 m2 बाय r स्क्वायर, और g m1 m2 बाय r स्क्वायर क्या है, इट इज इक्वल टू f, आप यहाँ देख सकते हैं। तो वी कैन राइट f डैश इज इक्वल टू 2f। या अगर हम इसको लेके चलें तो हमारा नया फोर्स क्या बन जाएगा, इफ m2 डैश इज डबल्ड तो m1 डैश में कोई चेंज नहीं आएगा, देयरफॉर नया फोर्स क्या होगा, g m1 2m2 अपॉन r स्क्वायर, देयरफॉर ये बन जाएगा 2 टाइम्स g m1 m2 बाय r स्क्वायर। तो आपका नया फोर्स क्या बन जाएगा, 2 टाइम्स f बन जाएगा आपका नया फोर्स। So in this case, if you double any one of the mass, then what happens, आपका जो फोर्स है वो इनिशियल का 2 टाइम्स हो गया आपका। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों जो पार्ट्स हमने किए उसमें समझ में क्या आया हमें, हमने यहाँ पे डिस्टेंस को डिक्रीज किया और फोर्स बढ़ गया, क्यों, बिकॉज फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन। So on decreasing the separation, your force will increase. But in this case, you can see हमने मास बढ़ाया तो फोर्स बढ़ गया, बिकॉज फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ द मासेस। सो इस फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन में हमारा कंक्लूजन ये है कि ऑन इंक्रीजिंग द मासेस फोर्स विल इंक्रीज एंड ऑन डिक्रीजिंग द मासेस द फोर्स विल डिक्रीज। वेयर अगर हम डिस्टेंस सेपरेशन को कम करते हैं फोर्स बढ़ेगा, सेपरेशन को बढ़ाते हैं फोर्स घटेगा, क्योंकि इस फॉर्मूले देखिए आप, जो हमारा फॉर्मूला है F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर, फोर्स सेपरेशन के इनवर्स है और मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। सो दिस वाज द मोटिव ऑफ डूइंग क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाय r स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हुए इसी को नेक्स्ट टॉपिक जो आपका इस लेक्चर में है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सपोज अगर कोई, कहते हैं ना, अगर ये अर्थ है आपका और यहाँ पे कोई बॉल है, तो जब बॉल को हम रिलीज करते हैं वो इट फॉल्स डाउनवर्ड्स, बिकॉज अर्थ उसको नीचे अट्रैक्ट करता है, मतलब जो नेट फोर्स है वो नीचे एक्ट कर रहा है। अब जब फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी होगा। सो द एक्सेलरेशन विथ विच द बॉडी इज बीइंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड जी। जी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, जी m upon r square. What is m? M is mass of planet and r is radius of planet. So this is the formula of acceleration due to gravity. तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम अर्थ की बात करें, फॉर अर्थ मास क्या होता है अर्थ का, 6 इंटू 10⁻24 kg, और रेडियस होता है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो स्मॉल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, gm बाई आर स्क्वायर,
g का वैल्यू क्या है 6.67 10⁻⁻11। m कितना है 6 इंटू 10⁻24 अपॉन r स्क्वायर, रेडियस का स्क्वायर कर दो यहाँ पे। तो अगर हम इसकी वैल्यूज पुट करें तो ऑन सॉल्विंग दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 9.8 meters per second square. That means for any body lying on the surface of earth, उस पे जो acceleration due to gravity है towards center of earth, it is 9.8 meters per second square. तो आइए इस पे हम लोग कुछ सवाल देखते हैं कि इस पे सवाल कैसे आपसे पूछे जाते हैं और सवाल कैसे इसमें आपके बन सकते हैं आपके। तो सवाल इसमें आपसे कुछ ये कहता है कि suppose a planet exists whose mass and radius are both half of the Earth. To calculate the value of g on the surface of the planet. तो किसी भी प्लैनेट पे जो g का वैल्यू होगा, g कैपिटल G मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट का स्क्वायर। अब क्या कहता है कि जो मास ऑफ प्लैनेट है वो अर्थ के मास का आधा है और जो रेडियस ऑफ प्लैनेट है, रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो अर्थ के रेडियस का आधा है। तो आइए इनकी वैल्यू पुट करते हैं हम लोग। मास ऑफ प्लैनेट क्या है आपका me/2 और व्हाट इज रेडियस ऑफ प्लैनेट re/2 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा me/2 अपॉन re²/4। तो इसको सिंप्लीफाई करिए तो कितना बन जाएगा 2 टाइम्स me/re²। और ये क्या है दिस इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ जो हम अभी पीछे निकाल चुके हैं। सो दिस इज 2 टाइम्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ और अर्थ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है 9.8 होती है। तो ये कितना बन जाएगा 19.6 meters per second square. Therefore, the acceleration due to gravity on this planet is 19.6 meters per second square. तो ये तो बात हुई सरफेस के ऊपर। अच्छा, अब यहाँ पे इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास दो कॉन्सेप्ट है, एक होता है मास और एक होता है वेट। तो बेसिकली मास जो होता है वो अमाउंट ऑफ मैटर होता है किसी भी बॉडी के अंदर और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। फिर बात आती है वेट की। तो वेट एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जो कोई भी प्लैनेट या अर्थ उस बॉडी को उसके ऊपर लगाता है जो उसकी सरफेस पे लाई कर रहा है। तो ये एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी होता है और वेट जो होता है वो m/g होता है आपका। तो ऐसे एक सवाल दिया हुआ है, कहता है कि एक मैन है, अर्थ पे उसका वेट 392 न्यूटन है। तो पहले पूछता है फाइंड इट्स मास इफ g इज इक्वल टू 9.8 meters per second square। तो WE क्या होगा m into GE। व्हाट इज GE एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो m क्या बन जाएगा WE by GE। व्हाट इज WE 392 अपॉन
9.8. This will give you 40 kg. So the mass of the man on earth is 40 kg. अब इसका बी पार्ट पूछता है कि अगर मैं इस मैन को, इफ द मैन वर टेकन टू द मून, व्हाट वुड बी हिज मास एंड वेट, ये पूछा गया है. सो मास इज व्हाट? मास इज अमाउंट ऑफ मैटर. इट डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी सरफेस और एनी प्लैनेट. जो मास किसी बॉडी का अर्थ पे होगा वही मास उस बॉडी का मून पे होगा. सो मास रिमेन्स द सेम, दैट इज 40 kg. फिर कहता है कि मून पे वेट कितना होगा. तो ये एक रिलेशन है. मून पे जो वेट होता है बॉडी का वो अर्थ के वेट का 1/6 होता है. So the weight of any body on moon is 1/6 of weight of body on earth. तो weight on moon कितना होगा? 392/6. तो ये कितना बन जाएगा? सॉल्व करिएगा. 65.3 न्यूटन बन जाएगा. So weight of this man on moon will be 65.3 न्यूटन. फिर लास्ट पार्ट पूछता है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून. सॉरी, तो WM क्या बन जाएगा? M इंटू GM. तो GM की वैल्यू क्या होगी? WM/M. सो GM विल बी इक्वल टू, वेट कितना आपका वहां पे? वेट इज 65.3 और मास कितना है? 40 kg. तो GM कितना बन जाएगा? सॉल्व करिएगा. दिस विल कम आउट टू बी 1.63 meters per second square. So this is the value of acceleration due to gravity on the surface of the moon. तो इस क्वेश्चन का पर्पस आपको बताने का बस यही था कि मास ऑफ बॉडी रिमेन्स कांस्टेंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी सरफेस गिवन. बट जो वेट होता है, वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी और वो सरफेस टू सरफेस वैरी करता है बिकॉज वेट इज मास इनटू ग्रेविटी. और ग्रेविटी में क्या है? द फॉर्मूला इज GM/r². तो जो स्मॉल g का वैल्यू है, इट डिपेंड्स अपॉन, आप यहाँ देख सकते हैं फॉर्मूला, इट डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द प्लैनेट एंड द रेडियस ऑफ द प्लैनेट. सो ऑन चेंजिंग द प्लैनेट योर स्मॉल g चेंजेस. और जब स्मॉल g चेंज करोगे तो आपका वेट भी चेंज होगा आपका. सो वेट बेसिकली इज मास इनटू ग्रेविटी. इसको ध्यान रखिएगा. अब इसमें कुछ एडिशनल नॉलेज आपके लिए मैं दे देता हूं कि कभी कभी आपसे पूछ लेते हैं वो. देयर आर सम फैक्टर्स ऑन विच factors affecting G. तो पहला आपका हाइट है. तो सपोज यहाँ पे सरफेस पे एक बॉडी रखी है यहाँ पे और हम यहाँ से इसको कुछ हाइट h पे ले गए यहाँ पे. तो इसको पॉइंट A मान लो, इसको B मान लो. तो हमें वही निकालना है कि बेसिकली जो G का वैल्यू होता है वो विद रिस्पेक्ट टू हाइट वगैरह आपका चेंज होता है आपका. तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि क्या इक्वेशन है जिसकी वजह से वो चेंज होता है. So on surface, the value of G is what? GM/r². R यहाँ पे क्या है? इसका रेडियस है. And at any point B, which is h height above the surface of Earth, तो G का वैल्यू बन जाएगा R प्लस H का स्क्वायर. GM/r प्लस H का होल स्क्वायर. तो अगर हम GB अपॉन GA का रेशियो लें, GP/GA, तो क्या बन जाएगा? GM/r प्लस H का होल स्क्वायर इंटू R²/GM. तो GM कैंसिल. देयरफॉर GB/GA क्या बन जाएगा? R/r प्लस H का होल स्क्वायर. देयरफॉर acceleration due to gravity at any height is equal to acceleration due to gravity at surface into R/r plus H का whole square. So these are your additional knowledge जो आपके
मे बी दे कैन आस्क यू इन योर एनटीएससी एग्जामिनेशन, इस पे बेस आपके सवाल पूछ सकते हैं वो। तो आपको सिर्फ ये फॉर्मूला याद करना है। कैसे आता है फॉर्मूला वो मैंने आपको यहाँ करके बता दिया है आपको। एंड फॉर डेप्थ, डेप्थ का डेरिवेशन हम नहीं कर रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो डेप्थ में क्या मान लीजिए आपका ये कोई, सपोज यू हैव टेकन अ सर्कुलर अर्थ इन नेचर, और हमने क्या किया है, अभी शुरू में आपकी बॉडी जो है वो सरफेस पे लाई कर रही है। फिर कुछ टाइम बाद हम इस बॉडी को अंदर ले आए, तो अभी मैंने अर्थ का कुछ शेप छोटा हो गया आपका, तो अब कुछ टाइम बाद बॉडी आपकी यहाँ पहुंच गई है, तो आप कुछ डी डिस्टेंस नीचे आ गए हो अर्थ के अंदर। दिस इज पॉइंट ए, दिस पॉइंट बी। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट बी इज acceleration due to gravity at point A into 1 minus d by r. Now suppose if you reach the center of earth, अगर मैं यहां पहुंच गया तो ये d का वैल्यू कितना होगा, it will be equal to radius of earth. So in that case, if body lies at center of earth, तो d का वैल्यू क्या है, r बन जाएगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना बन जाएगा, GA 1 minus R by R, that is GA 1 minus 1, therefore GB कितना बन जाएगा, 0। तो वेट एट पॉइंट B क्या होगा, M into GB, that is M into 0, therefore weight at center of earth is what, it is 0. So if a body lies at the center of earth, then its weight is always 0. ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस पे आपके ऑब्जेक्टिव आपसे फ्रेम करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस लेक्चर वाज ऑल अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जहाँ पे हमने फॉर्मूला F इज इक्वल टू जी m1 m2 by r² के बारे में डिस्कस किया है। एंड देन वी डिस्कस अबाउट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जहाँ पे हमने फॉर्मूला G इज इक्वल टू स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m by r², जहाँ पे m हमारा मास ऑफ प्लैनेट था, r आपका रेडियस ऑफ अर्थ था। जैसे आप सामने यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, आपके सामने फ्लैश हो रहा होगा ये। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इट इज सिंपली द प्रॉपर्टी ऑफ द प्लैनेट, प्लैनेट का मास और प्लैनेट का रेडियस। देन वी टॉक्ड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेट एंड मास। मास एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है, वो प्लैनेट टू प्लैनेट डिफर नहीं करता है, जबकि वेट आपका इट डिपेंड्स फ्रॉम प्लैनेट टू प्लैनेट, बिकॉज वेट आपका मास इनटू ग्रेविटी है आपका। एंड लास्टली वी टॉक अबाउट फैक्टर्स विच अफेक्ट द वैल्यू ऑफ जी। एक आपका हाइट है, एंड देन वी हैव डेप्थ, जहां पे आपका सेंटर ऑफ अर्थ पे आपकी बॉडी का वेट 0 हो जाता है आपका। बाकी इसमें दो फैक्टर्स और भी हैं कि जो जी का वैल्यू होता है वो शेप ऑफ अर्थ और रोटेशन ऑफ अर्थ पे भी डिपेंड करता है आपका। सो आई होप कि आपको लेक्चर ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा आपको। सो इन दैट केस प्लीज हमें आप ये वीडियो लाइक करें। आपके पास कोई कमेंट्स हैं, कोई सजेशंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो यू आर फ्री टू राइट दोज थिंग्स इन आवर कमेंट सेक्शन। हम उसको एज सून एज पॉसिबल उसको हम अटेंड करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है इस चैप्टर का आज हम इस वीडियो में हम कवर करेंगे। एंड द टॉपिक फॉर टुडे विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फ्री फॉल मोशन। सो द टॉपिक फॉर टुडेज डिस्कशन इज फ्री फॉल मोशन। ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक इस एनटीएससी के लिए हर कोई इम्पॉर्टेंट है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो थोड़ी सी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं, बिकॉज कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे सवाल आपके हर साल बनते ही बनते हैं, जो कहते हैं ना कि श्योर शॉर्ट टॉपिक्स हैं, मतलब इनमें सवाल आपके आने ही आने होते हैं। सो फ्री फॉल मोशन इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स अमंग देम जिसमें सवाल आपके हर साल एनटीएससी में आते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप टू दिस टॉपिक एंड देखते हैं कि क्या चीज़ होती है। तो पहले हम बात करते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी की। फ्री फॉल मोशन हम बात लेते हैं। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट अ जनरल थिंग, दैट इज मोशन अंडर ग्रेविटी। तो सपोज ये कोई ग्राउंड है, यहाँ पे हाइट की वैल्यू 0 ले ली,
और मैंने एक बॉल को नीचे से कुछ फेंका ऊपर विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, तो ये ऊपर ट्रैवल करेगा, तो ये बॉल आपकी क्या होगी, कुछ ऊपर ट्रैवल करेगी, कुछ टाइम बाद इसकी स्पीड कुछ v बन जाएगी, एंड लेट द डिस्टेंस कवर्ड एट एनी इंस्टेंट इज समवॉट कैपिटल H, और जो आपकी ग्रेविटी है वो इस बॉल को हमेशा नीचे पुल करना चाहेगी. नाउ सिंस द वैल्यू ऑफ g इज कांस्टेंट, so we can say this is basically a constant accelerated motion. और अगर आपको मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन में याद हो, जब किसी भी चीज का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है देन वी आर एबल टू अप्लाई आवर इक्वेशंस ऑफ मोशन. अगर आप वो 3 इक्वेशन भूल गए हो तो मैं आपको दोबारा लिख देता हूं. दोज वर v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. यहाँ पे v आपका था फाइनल स्पीड, u आपका था इनिशियल स्पीड, a आपका था एक्सेलरेशन और s आपका था डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट. नाउ since in this case the value of g is constant, so we can use these 3 equations of motion for the topic of motion under gravity. तो यहाँ पे आपका जो एक्सेलरेशन है वो g के बराबर है, तो इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. ऐसे सिंस यहाँ पे आपका मोशन वर्टिकल हो रहा है तो हम यहाँ पे y वेरिएबल यूज करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे. कुछ किताबों में आपको ये स्मॉल h से भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g y. तो ये तो एक क्वेश्चन हमारी हो गई मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए. हम क्यों यूज कर रहे हैं, बिकॉज जो आपकी बॉडी ग्रेविटी में मूव कर रही है उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एंड वेन एवर यू हैव कांस्टेंट एक्सेलरेशन वी कैन यूज अवर दीज 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन. अब फ्री फॉल क्या होता है, व्हाट इज फ्री फॉल. तो सपोज मेरा फिर ये ग्राउंड है और यहां पे एक बॉल है. अब मैंने बोला कि मैंने इस बॉल को ड्रॉप किया, रिलीज किया, दैट मीन्स इनिशियली इसकी वेलोसिटी 0 थी. फिर क्या होगा, ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी इट विल फॉल डाउनवर्ड्स. सो बेसिकली अ फ्री फॉल मोशन इज नथिंग बट a motion under gravity whose initial velocity is zero. So for free fall motion the condition is that initial velocity is 0. तो आपकी इक्वेशंस में क्या मॉडिफिकेशन होगा, इट विल बिकम v इज इक्वल टू जी टी, यू 0 हो गया है, y इज इक्वल टू हाफ gt square and v square is equal to 2gy. अब बात आती है साइन कन्वेंशन की कि हम g का साइन कब कैसे क्या पुट करेंगे. मान लीजिए ये आपकी बॉडी है, वो नीचे गिर रही है और आपका ग्रेविटी का फोर्स नीचे तो एक्ट करता है हमेशा. इस केस में आपका g का वैल्यू हम पुट करेंगे पॉजिटिव. एंड सपोज इन द अदर केस इफ द बॉल इज बीइंग थ्रोन अपवर्ड्स एंड द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड, तो इस केस में हम g को लेंगे नेगेटिव. तो ये 2 पॉइंट रखिए, याद रखिएगा कि अगर कोई बॉडी g के साथ गिर रही है नीचे तो g का वैल्यू हम पुट करेंगे पॉजिटिव सवालों में, और अगर बॉडी का मोशन का डायरेक्शन g के डायरेक्शन के ऑपोजिट होगा तब हम g को नेगेटिव पुट करेंगे. सो कीपिंग ऑल दिस कंडीशंस इन माइंड एंड द इक्वेशंस इन आवर माइंड और एंड कीपिंग ऑल द assumptions and all the conditions and all the sign convention, आइए हम लोग कुछ सवाल देखते हैं और इस सवाल के थ्रू आइए हम डिस्कस करते हैं कि फ्री फॉल मोशन आखिर क्या चीज़ होती है
एंड हाउ टू अप्रोच द क्वेश्चंस विच आर बेस्ड अपॉन फ्री फॉल मोशन, जिसमें हमको अपनी ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन को अप्लाई करना होता है. सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन आपका ये कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन vertically upwards and rises to a height of 10 meter. कहता है find the initial velocity and time taken to reach the maximum height. तो अगर मैं आपको यहाँ पे इसका फिगर ड्रॉ करूँ तो यहाँ पे मान लो ग्राउंड है, यहाँ से हमने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, ये यू हमको पता नहीं है, तो क्या होगा, ये ऊपर तक जाएगा, मैक्सिमम हाइट पहुँचेगा, इस पॉइंट पर रुकेगा और वापस फिर ये नीचे गिरना शुरू कर जाएगा. तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट द फाइनल वेलोसिटी इज 0 और मैक्सिमम हाइट रीच्ड कितना है, 10 मीटर है आपका. सो लेट अस फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ इनिशियल वेलोसिटी. तो एक फॉर्मूला होता है v² इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh. तो फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0 है आपकी. इनिशियल वेलोसिटी हमको पता नहीं है. अब देखिए यहाँ पे जो आपका डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो अपवर्ड्स है और g का डायरेक्शन क्या है, वो डाउनवर्ड्स है. तो g को हम नेगेटिव पुट करेंगे, -9.8 और h कितना है हमारा, 10 है. तो u0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 19.6 इंटू 10. तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 196. तो यू स्क्वायर क्या बन जाएगा, 196. देयरफॉर u इज अंडर रूट 196 जो हमारा होता है 14 meters per second. So the initial velocity of this body is 14 meters per second. अब बात आती है टाइम निकालने की. तो हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. तो v आपका 0 है, u आपका 14 आया है, g का वैल्यू कितना है, -9.8 इंटू टी. देयरफॉर वी कैन राइट 9.8 t इज इक्वल टू 14. तो t क्या बन जाएगा, 14 डिवाइड बाय 9.8. सॉल्व करने पे ये 1.43 सेकेंड्स आएगा आपका. सो द टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट इज 1.43 seconds. So this was the question. इसमें हमने बात की है to find the initial velocity and how to find the value of time taken for the object to rise to its maximum value. अब आइए अगला सवाल देखते हैं. So second question states that कि इसने, मैं फिगर ड्रॉ करता हूँ, कहता है कि यहाँ पे इस एक हाइट से एक ऑब्जेक्ट ड्रॉप करता है. अच्छा, ड्रॉप का मतलब ये होता है कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है. अगर सवालों में वर्ड आते हैं अ बॉडी इज ड्रॉप्ड, अ बॉडी फॉल्स, दैट मीन्स दैट बॉडी इज परफॉर्मिंग फ्री फॉल मोशन. दैट मीन्स उसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है. कहता है टाइम ऑफ फॉल जो है वो 0.5 सेकेंड्स है. तो फर्स्ट पार्ट में पूछता है कि कितने स्पीड से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा. तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. अच्छा, g को इसने बोला है कि आप g को यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज कर सकते हो. तो हमारा u कितना है, 0 है, g हमारा 10 है, टाइम ऑफ फॉल कितना है, 0.5. तो v क्या बन जाएगा, 0 प्लस 5. तो v इज इक्वल टू 5 मीटर्स पर सेकेंड. फिर सेकेंड पार्ट में आपसे पूछता है कि इसकी ये हाइट ऑफ फॉल कितना है ये. तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. अच्छा, u तो आपका 0 है, तो 0 इंटू टी कितना था, 0.5 प्लस
हाफ इंटू 10 इंटू 0.5 इंटू 0.5, तो ये तो 0 बन गया, प्लस 2 5 ज़ा 10, तो ये सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा आपका 0.5 इंटू 0.5 इज 0.25, तो h will be equal to 1.25 meter. So the height of fall in this case is your 0.25 मीटर आपका आंसर है, और जो आपकी स्पीड है ग्राउंड को स्ट्राइक करने की वो 5 मीटर्स पर सेकेंड है आपकी स्पीड। तो आई होप कि आपको ये सवाल क्लियर हो गया होगा। अब आइए हम लोग एक अगला सवाल देखते हैं। हम लोग अगला सवाल ये कहता है आपको यहाँ पे कि a stone is allowed to fall down from the top of a tower 200 meter high, and at the same time another stone is projected vertically upwards from the ground with a velocity of 40 meters per second. Calculate when and where the two stones will meet. तो काफ़ी अच्छा सवाल है, इसको ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। जहाँ कहीं भी डाउट लगे आप वीडियो पॉज करके इसको दोबारा आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल का पहला काम होता है कि हम इसका फिगर ड्रॉ करें। तो इसको देखिए हम सॉल्व बाद में करेंगे, पहले हम इसका फिगर बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे बोला कि इसने मेरे पास यहाँ पे एक ग्राउंड है आपका, ये दिस इज योर ग्राउंड। यहाँ पे हमने h की वैल्यू को 0 मान लिया है। देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम क्वेश्चन में मार्क करते हैं। हमको एक डेटा ये दिया हुआ है 200 मीटर, और एक डेटा ये दिया हुआ है। तो कहता है एक स्टोन जो है वो स्टोन 1 जो है वो ऊपर से इट इज़ अलाउड टू फॉल। तो यहाँ पे वर्ड लिखा है यहाँ पे अलाउड टू फॉल, मतलब क्या हुआ, अगर इसको मार्क करूँ इज अलाउड टू फॉल, इसका मतलब क्या है कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वो क्या है 0 है स्टोन 1 की। फिर कहता है जो दूसरा स्टोन है स्टोन 2 उसको ऊपर फेंका गया है विथ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर्स पर सेकेंड। तो इसका जो u है वो कितना है 40 मीटर पर सेकेंड है, और इनके बीच की जो दूरी है इट इज गिवन टू बी 200 मीटर्स। सो सपोज कि दोनों स्टोन्स मान लिए कहीं यहाँ आके मीट करते हैं, यहाँ पे इस जगह आके मीट करते हैं। तो सपोज इसने कुछ h हाइट कवर की नीचे आके, तो ये डिस्टेंस कितना होगा 200 माइनस h करके होगा। अब हम इन दोनों स्टोन्स का अलग अलग इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट स्टोन 1। सो फॉर स्टोन 1 डिस्टेंस कवर्ड कितना है h है। सो h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। लेकिन आपका स्टोन 1 फ्री फॉल मोशन कर रहा है, तो u का वैल्यू 0 है, तो ये बन जाएगा हाफ gt स्क्वायर। इसको इक्वेशन 1 मार्क कर लेते हैं। स्टोन 2 पे आ जाओ। स्टोन 2 डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है 200 माइनस h ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सो 200 माइनस h, u कितना है 40 और टाइम आपका t है। सिंस स्टोन 2 आपका ऊपर जा रहा है और g आपका नीचे होता है, तो हम इसको -10 यूज करेंगे इनटू
टी स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा 200 माइनस एच इज इक्वल टू 40t, ये 2 5 10 माइनस 5t स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर लो। नाउ एड इक्वेशन 1 एंड 2, तो क्या मिल जाएगा h प्लस 200 माइनस एच इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर प्लस 40t माइनस 5t स्क्वायर। तो देखो अगर मैं यहाँ पे g की वैल्यू को 10 पुट कर दूँ ये, तो ये भी 2 5 10 बन जाएगा। तो ये जो टर्म है ये भी आपका 5t स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि g आपका 10 है तो 10/2 इज 5, सो वी कैन रिप्लेस दिस हाफ जी टी स्क्वायर विथ 5t स्क्वायर। तो ये इससे कट गया और h यहाँ चला गया। सॉरी हमसे यहाँ पे कुछ सॉरी 40t है, ये 40t था, तो 200 क्या बन जाएगा 40t आ गया। तो टाइम क्या बन जाएगा 200/40, दैट इज 5। देयरफॉर टाइम ऑफ मीट इज 5 सेकेंड्स। मतलब स्टार्टिंग से 5 सेकेंड के बाद दोनों स्टोन्स एक पॉइंट पे आके मीट करेंगे। अब हम निकालते हैं ये डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना होगा। तो हमारा h का वैल्यू क्या था, h वॉज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। तो हाफ इंटू 10 इंटू 5 इंटू 5, 2 5 10, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125 मीटर। मतलब स्टोन 1 ने ट्रैवल किया 125 मीटर, स्टोन 1 का है ये। सो फॉर स्टोन 2 डिस्टेंस कितना था 200 माइनस एच, दैट विल बी इक्वल टू 200 माइनस 125, जो बन जाएगा 75 मीटर। मतलब अगर मैं इसको वापस कंक्लूड करूं फिगर में, तो यहाँ पे दोनों स्टोन्स को मीट करने के लिए टाइम लग रहा है 5 सेकेंड, और इस 5 सेकेंड में ये स्टोन 125 मीटर कवर कर चुका होगा और ये स्टोन 2 75 मीटर ऊपर कवर कर चुका होगा। तो आंसर जो आप लिखेंगे इसके अंदर, आंसर लिखने के दो तरीके होंगे इसमें। एक तो टाइम आपका है, टाइम ऑफ मीट इज 5 सेकेंड्स। दूसरा यू कैन राइट द आंसर एज, या मैं लिख देता हूं आपके लिए, 2 stones will meet at a position, क्योंकि पोजीशन जो होता है वो h इज इक्वल टू 0 के रेफरेंस में होगा। तो हम इसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं, तो इसके रेफरेंस में यहाँ पे h कितना होगा 75 होगा और यहाँ पे h कितना होगा 200 होगा। सो विल मीट एट अ पोजीशन 75 मीटर अबव द ग्राउंड, या ऐसे लिख सकते हो, और 125 मीटर बिलो द टॉप ऑफ अ टावर। कितने टाइम के बाद, आफ्टर 5 सेकेंड्स। तो ये हमारा आंसर लिखने का, दिस इज द वे टू एक्सप्रेस योर आंसर्स। अब खैर एनटीएससी में आपसे वो रीजन नहीं पूछता है, वहां पे सिर्फ आपको आंसर निकालने से मतलब है। बट इन केस these type of questions come in your home examinations, खासकर जो क्लास 9 के बच्चे जो हमसे अगर जुड़े हुए हैं, अगर वो एनटीएससी की तैयारी अभी से कर रहे हैं, जो काफ़ी अच्छी बात है। सो दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आते हैं होम एग्जामिनेशन में, देन ये आपके तरीके हैं अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करने के। आइए हम एक सवाल और देखते हैं, तो आपकी कुछ क्लैरिटी और बन जाएगी आपको यहाँ पे। तो उसने बोला है कि अ बॉल is thrown vertically upwards and returns to the thrower in 10 seconds. तो कहता है find initial velocity, maximum height and
पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स, और जी की वैल्यू उसने यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करने को बोला है। तो इसको करने का हमारा सवाल का बस पर्पज़ ये था कि हमको यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको इंट्रोड्यूस करना था कि सपोज ये ग्राउंड है आपका ये, और हमने यहाँ से एक बॉल को ऊपर फेंका, ये मेरी बॉल है, और इस बॉल को मैंने कुछ यू स्पीड से फेंका ऊपर, तो ये बॉल ऊपर जाएगी। फिगर कुछ हमारा सा टेढ़ा सा बन गया है। तो उसने कहा कि यहाँ पे एक बॉल है और इस बॉल को हमने फेंका है ऊपर, फेंका यू स्पीड से, तो क्या होगा, ये बॉल आपकी जाएगी ऊपर, एक पॉइंट तक जाएगी और फिर यहाँ पे कुछ टाइम के लिए रुकेगी, मतलब बहुत ही माइन्यूट से इंटरवल होगा, और फिर वो नीचे गिरना शुरू कर देगी। तो यहाँ पे देखिए इस मोशन में दो हैं। पहले ये बॉल आपकी जा रही है ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले आपकी बॉल राइज कर रही है फिर फॉल कर रही है। लेकिन दोनों में क्या है, इन बोथ द प्रोसेस, चाहे वो राइज करे, जब ऊपर जा रही है तब भी ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है, और जब बॉल नीचे आ रही है तब भी आपकी ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है। तो एक कॉन्सेप्ट है, इसको नोट कर लिए बड़े बड़े लेटर्स में अपनी कॉपी में, कि मोशन अंडर ग्रेविटी में टाइम ऑफ एसेंट, एसेंट का मतलब क्या होता है, राइज करना, टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ, इसको फिर से लिख देता हूं, फॉर फ्री फॉल मोशन एक कॉन्सेप्ट है कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। तो इसको हम लिखें लेटर्स में, तो टी ए इज इक्वल टू टी डी। अब लौटते हैं वापस सवाल में। टोटल टाइम कितना दिया है आपको, 10 सेकेंड्स है, और टोटल टाइम क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। लेकिन दोनों टाइम यहाँ बराबर हैं, सो वी कैन राइट 2 टाइम्स टी ए इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो टाइम ऑफ एसेंट कितना आ गया, 5 सेकेंड्स। तो टाइम ऑफ डिसेंट कितना होगा, 5 सेकेंड्स। तो बॉल को ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट रीच करने में लग रहे हैं 5 सेकेंड, या मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड को आने में उसको लग रहे हैं 5 सेकेंड। अब निकालते हैं वेलोसिटी विथ विच इट वाज थ्रोन अप, ये हमको निकालना है। तो अगर हम पहला पार्ट सॉल्व करें तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी अप्लाई करते हैं, टॉप मोस्ट पे v आपका 0 हो गया, u हमको चाहिए, g हमारा 10 है, और ऊपर पहुंचने में इसको लग रहे हैं 5 सेकेंड। तो 0 इज इक्वल टू u माइनस 50, देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी इज 50 meters per second. So this is the velocity with which the body is being thrown upwards. फिर बात आती है मैक्सिमम हाइट रीच्ड की, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो 0 का स्क्वायर माइनस 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, अपवर्ड जर्नी है तो g को हम पुट करेंगे -10 इंटू h, तो 0 माइनस 2500 इज इक्वल टू माइनस 20h, therefore 20h इज इक्वल टू 2500, एक 0 कट गया, h क्या बन जाएगा 250/2, therefore maximum height reached is 125 meters. फिर सी पार्ट कहता है इट्स पोजीशन आफ्टर 4 सेकेंड्स। तो देखिए यहां से यहां जाने में लग रहे हैं 5 सेकेंड, मतलब जो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स है, तो ये टाइम इंटरवल आपका क्या होगा, इट विल लाई इन द सेगमेंट ऑफ अपवर्ड जर्नी। तो अपवर्ड जर्नी में क्या है, जी हम नेगेटिव पुट करेंगे, तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो u कितना हमारा 50 है, टाइम कितना है 4 है, प्लस हाफ इंटू अपवर्ड जर्नी है -10, और t का स्क्वायर क्या है 4 इंटू 4।
तो 50 इंटू 4 क्या होगा 200, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बन जाएगा 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 10 इज 80, तो 200 माइनस 80, तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू 120 मीटर. So from the start, after 4 seconds, the position of the ball is 120 meter from the ground. तो ये आपका क्वेश्चन हो गया फ्री फॉल मोशन के ऊपर सवाल हो गया. So friends, I hope कि these questions were very much helpful for your NTSC preparation, and हमने कोशिश की कि हमने हर तरह के सवाल यहाँ पे आपके लिए हमने डिस्कस किए हैं. यहाँ पे आप दोबारा फिर से यहाँ पे फॉर्मूले देख सकते हैं कि हमने फॉर्मूले हमको क्या क्या यूज़ करने हैं. सो फॉर फ्री फॉल मोशन दीज आर द बेसिक फॉर्मूलेज विच यू नीड टू यूज़, एंड फॉर सिंपल मोशन अंडर ग्रेविटी दीज आर द फॉर्मूलेज विच यू नीड टू अप्लाई व्हाइल सॉल्विंग. प्लस आपको ये साइन कन्वेंशन अपने दिमाग में रख के चलना. ये दिमाग में रखोगे तो आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी आपसे. बाकी इसके क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया है कि ऑन 11th दिसंबर एंड ऑन 12th ऑफ दिसंबर हम आपके लिए एक्सक्लूसिव वीडियोस लेके आएंगे जिसमें हम NTSC में आए हुए सवालों को डिस्कस करेंगे. सो दैट वीडियो विल बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू यू ऑल, बिकॉज वो आपको एक रियल फीलिंग देगा कि अच्छा सवाल NTSC में ऐसे आते हैं. अभी तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर रहे हैं सवालों के थ्रू. मीन्स क्योंकि अब से पढ़ाने का ऐसा कोई मतलब नहीं है हमारा अब. सो वी थॉट कि हम इस सीरीज़ को नए वे में लॉन्च करते हैं कि हम आपको सवालों के थ्रू हम आपको इन टॉपिक्स का आपको हम फील देते हैं. सो आई होप कि दीज वीडियोज़ आर वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू ऑल, और आपको इससे बहुत हेल्प मिल रही होगी. बाकी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने एंड से कि जितने हमसे सवाल हो सकें, कितने आपसे हम वैरायटी सवाल कर सकें आपके लिए, ताकि आपकी प्रिपरेशंस को हम एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन देख सकें. एंड वी होप कि दैट यू ऑल गो थ्रू NTSC इन अ वेरी वेल मैनर. सो फ्रेंड्स, अगेन अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो, समझ में आ रही हो, तो आप इन वीडियोस को लाइक करें, इनको अपने फ्रेंड्स में, अपने दोस्तों में इसको शेयर करें, ताकि जो वो तैयारी कर रहे हैं NTSC की उनमें उनको बेनिफिट मिल सके. और अगर आप हमसे नए जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, so that we can give you more such type of content in near future. And again in the last मैं आपसे फिर वही कहना चाहूँगा कि friends, do stay tuned, stay focused and keep working hard for your NTSC examinations. Thank you very much.